हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग 2020 50-50 की सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। और एक चैप्टर हम लोगों का इसमें कवर हो चुका है ऑलरेडी। जैसे हम लोग एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे ब्रिटिशर्स की, और उसमें एक पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है। हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था चैप्टर को, बिकॉज ये लंबा चैप्टर है और काफ़ी सारी एक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, कुछ हम बाकी बचे हुए इस लेक्चर में देख लेंगे। ये टॉपिक लिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से ये टॉपिक लिस्ट देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग एजुकेशन पॉलिसी इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में लास्ट हमने हंटर कमीशन के बारे में पढ़ा था 1882 की। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 की। अब थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था कि 20th सेंचुरी के जाते जाते काफ़ी पॉलिटिकल अनरेस्ट आ गया था, क्योंकि ऑफिशियल व्यू ये था कि प्राइवेट मैनेजमेंट के अंडर एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई थी, काफ़ी डिटीरियोरेट हो गई थी, और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फैक्ट्रीज़ की तरह एक्ट कर रहे थे, जो कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज प्रोड्यूस कर रहे थे, इस तरीके की फैक्ट्रीज। तो वो बहुत ही नेगेटिव जा रहा था। अब नेशनलिस्ट ने ये फैक्ट तो एक्सेप्ट किया कि हाँ, एजुकेशन की क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बट उन लोगों को ये चीज़ का गुस्सा था कि आप लोग पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट को अक्यूज़ किया कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इलिटरेसी को हटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए। तो ये नेशनलिस्ट व्यू था। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन में व्यू पॉइंट्स आ गए, ब्रिटिश ऑफिशियल व्यू और नेशनलिस्ट व्यू। उसके बाद 1902 में थॉमस रेलिक कमीशन आती है। तो रेलिक कमीशन जो है वो इसलिए सेटअप की जाती है कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कंडीशन क्या है या प्रॉस्पेक्ट है, यूनिवर्सिटीज़ वो किस तरीके से चल रही हैं, और कुछ मेजर्स आप सजेस्ट करें कि कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन और उनके कॉन्स्टिट्यूशन और वर्किंग में भी हम कैसे सुधार ला सकते हैं। ठीक है। अब इस पूरी कमीशन में हुआ क्या था कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो काफ़ी ध्यान दिया गया, बट यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को प्रिक्लूड कर दिया गया। तो प्योरली यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ पर ही फोकस किया गया था। अब उनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया गया 1904 में। इस एक्ट के कुछ की फीचर्स थे वो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला था रेगुलेशन ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर हुआ क्या था बेसिकली कि यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा अटेंशन दी जा रही थी स्टडी में, रिसर्च में, और जितने भी फेलोज़ थे एक यूनिवर्सिटीज़ के और कितने टाइम के लिए वो ऑफिस में रहेंगे उसको घटा दिया गया, और ज़्यादातर फेलोज़ को गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया। ठीक है। तो इनका नंबर ऑफ़ फेलोज़ और उनका टेन्योर दोनों घटाया गया, और गवर्नमेंट की वीटो कर दी गई। इसके सेनेट के ऊपर गवर्नमेंट की वीटो हुई। प्राइवेट कॉलेजेस पर उनका और ज़्यादा कंट्रोल हो गया। एफिलिएटेड प्रोसीजर, हर किसी कॉलेजेस को एफिलिएट नहीं कर दिया गया था, थोड़ा स्ट्रिक्टर एफिलिएट प्रोसीजर हो गया था। गवर्नर जनरल डिसाइड करेंगे आपके रीजनल लिमिट्स कॉलेज की क्या होंगी। तो ये कुछ चीज़ें आ गई थी, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ गई थी अब कि यूनिवर्सिटी के जो सेनेट थे उनके रेगुलेशंस किस तरीके के होंगे, और ये रेगुलेशंस अमेंड करने की पावर थी उनके पास, और रेगुलेशंस पास करने की भी पावर थी। अब कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस को आप एफिलिएट नहीं कर सकते, वो चीज़ थी। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर हुई थी एजुकेशन के मामले में कि 5 लाख रुपए का ग्रांट की यहाँ पर बात आ गई थी कि 5 लाख रुपए हर साल आपको सैंक्शन करने पड़ेंगे ताकि हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ को और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है। तो 5 साल के लिए यहाँ पर 5 लाख रुपए हर साल के लिए सैंक्शन करने की बात हुई, ताकि स्टडी रिसर्च पर ज़्यादा फोकस हो और हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकें। अब यहाँ पर एवेल्युएशन करते हैं हम लोग, लॉर्ड कर्जन आते हैं। तो कर्जन ने इस एक्ट को जस्टिफाई किया कि हम लोग क्वालिटी और एफिशिएंसी ला रहे हैं, पर वो एक डिस्गाइज वाली बात थी। तो वो सिर्फ एक नाटक था, वो एक्ट था कि हाँ हम लोग क्वालिटी और एफिशिएंसी ला रहे हैं, बट एक्चुअली में वो एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे और एजुकेटेड को इस तरीके से डिसिप्लिन कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट के प्रति हमेशा लॉयल रहे। तो एजुकेटेड क्लास को गवर्नमेंट के लिए लॉयल बनाया जा रहा था इन द नेम ऑफ क्वालिटी और एफिशिएंसी। साथ ही साथ नेशनलिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया इस एक्ट को, और ये कहा कि ये लोग एक बस अपना इम्पीरियलिज्म जो है वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बस ये चीज़ कही गई। इस वजह से नेशनलिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये लोग इम्पीरियलिज्म स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये कुछ हमारी भलाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ
नेशनलिस्ट फीलिंग्स को भी हमारी दबा रहे हैं, सैबोटाज कर रहे हैं। और गोखले ने इसको रेट्रोग्रेड मेजर के नाम से कहा था कि रेट्रोग्रेड मेजर है, उल्टा ही चल रहे हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ बड़ौदा 1906। अब यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी के बारे में यहाँ पर आगे बात होगी 1913 की। तो उससे पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड है जिसमें बड़ौदा की बात की गई है। अब हुआ क्या था, बड़ौदा एक प्रोग्रेसिव स्टेट मानी जाती थी, इस वजह से हम यहाँ पर पहले पढ़ रहे हैं इसको। 1906 में बड़ौदा जो है वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट थी जिसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया था अपनी सारी टेरिटरीज़ में। अब बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट को ये अर्ज किया कि आप ब्रिटिश इंडिया के लिए भी यही पॉलिसी लेके आओ कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दो, जिसमें गोखले ने बहुत ही एक पावरफुल एडवोकेसी दी थी लेजिस्लेटिव असेंबली में इस चीज़ के लिए। तो इसके बाद अब आता है 1913 का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। 1913 के जो रेजोल्यूशन है एजुकेशन पॉलिसी में, इसमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम लोग कंपलसरी एजुकेशन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेंगे, ठीक है। और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी अब एजुकेशन की, वो सारी प्रोविंसेस के ऊपर आएंगी। तो गवर्नमेंट का तो सीधा साफ फंडा था कि हम लोग अब तुम्हारी कंपलसरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले, बट हाँ एक चीज़ हम ज़रूर कर देंगे कि इलिटरेसी हटाने के लिए पॉलिसी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर इन लोगों ने पूरा अपना भार डाल दिया कि भैया तुम देखो कि कैसे तुम लोग अपना ये फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हो गरीबों को और बैकवर्ड सेक्शंस को, तो तुम्हारे ऊपर है। तो गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब हुआ क्या था कि प्राइवेट एफर्ट्स लिए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को और इम्प्रूव किया जा सके, तो प्राइवेट एफर्ट्स काफ़ी इनकरेज किए गए और सेकेंडरी एजुकेशन जो सेकेंडरी स्कूल्स थे उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर एफर्ट लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ थी कि एक ये डिसाइड हुआ कि एक यूनिवर्सिटी जो है हर एक प्रोविंस में इस्टेब्लिश की जाएगी और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग एक्टिविटीज़ को भी और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इनकरेज किया गया। फिर आती है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917। तो 1917 टू 1919 की ये कमीशन होती है। ये कमीशन बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स होती है कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, उनको पढ़ने और उनकी प्रॉब्लम्स पर रिपोर्ट करने के बारे में होती है। और उसकी जो भी रिकमेंडेशंस होती है वो बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ पर भी लागू होती है, ठीक है। तो वैलिड रहती है सभी यूनिवर्सिटीज़ पर। अब उसने पूरी की पूरी एजुकेशन, ये जो सैडलर कमीशन आई थी, इसने पूरी एंटायर एजुकेशन सिस्टम जो है उसको रिव्यू किया, स्कूल से लेकर के पूरा यूनिवर्सिटी के लेवल तक सब कुछ, पूरी एजुकेशन को रिव्यू किया। अब उसका ये व्यू पॉइंट था कि अगर आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो सेकेंडरी एजुकेशन का इम्प्रूव होना ज़रूरी होगा, क्योंकि अब आप धीरे धीरे लेवल बाय लेवल काम करते हो। तो ऑब्वियसली अगर हायर एजुकेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आपकी सेकेंडरी लेवल सबसे पहले इम्प्रूव किया जाना चाहिए। उसके बाद जब आप सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूव करेंगे, फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर बताई गई कि स्कूल का कोर्स जो है वो 12 साल का होना चाहिए। मतलब कि जैसे अभी 12th तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, वही सेम चीज़ की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में आने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज को पास करना ज़रूरी है। उसके बाद आप ये 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। और ये क्या क्या करेगा ताकि स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी स्टेज के लिए प्रिपेयर हो सके। और जो भी ऐसे लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करते हैं या फिर जाने लायक नहीं है यूनिवर्सिटी में या फिर नहीं जाना चाहते हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ को उन सब चीज़ों से रिलीव भी कर देगा। साथ में कॉलेजिएट एजुकेशन को प्रोवाइड करने के बारे में बात करता है कि जो लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं जाना चाहते हैं उनको कॉलेजिएट एजुकेशन प्रोवाइड किए जा सके। तो एक सेपरेट बोर्ड सेटअप किया गया सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए, ताकि सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किया जा सके उस पर, ठीक है। तो एक बेटर सिस्टम बनाया जा रहा था। फिर यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस फ्रेम करने के लिए रिजिडिटी बहुत कम की जानी चाहिए, ये बात की गई। उसके बाद ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रलाइज यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करना चाहिए, रादर देन एक स्केटर्ड और एफिलिएटेड कॉलेजेस ये जो चल रहे हैं ना, उसकी तरह काम नहीं करना चाहिए। तो एक सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए।
फिर नेक्स्ट चीज़ थी फीमेल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। विमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अप्लाइड साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के ऊपर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। R&D पर, टीचर्स ट्रेनिंग पर, चाहे वो प्रोफेशनल हो, वोकेशनल कॉलेजेस हों, उन तक भी फीमेल एजुकेशन को एक्सटेंड करना चाहिए कि ताकि वोकेशनल कॉलेजेस में फ़ीमेल ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले पाएँ। अब 1916 से लेकर के 1921 तक का ये जो पूरा टाइम होता है, इसमें 7 नई यूनिवर्सिटीज़ सेटअप होती हैं। एक होती है कि मैसूर में, आफ्टर दैट पटना में, देन बनारस में, देन अलीगढ़, फिर डक्का, देन लखनऊ एंड देन ओस्मानिया। 1920 में गवर्नमेंट सैडलर रिपोर्ट रिकमेंड करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी। तो सेम ही चीज़ होती है कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने यहाँ सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन बुलाई कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए, उसके बाद वही सैडलर रिपोर्ट को रेकमेंड कर दिया गया सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ यहाँ पर चल रही थी। अब आता है इसमें डायरकी के अंडर एजुकेशन कैसी रही थी, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसमें हुआ क्या था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंडर एजुकेशन को प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ में शिफ्ट कर दिया गया था और गवर्नमेंट ने एजुकेशनल मैटर्स पर डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था। तो डायरकी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई थी। एजुकेशन एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट बन गया था। एजुकेशनल मैटर्स में गवर्नमेंट ने बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया था और जो ग्रांट्स बहुत ही अच्छे से आ रही थी 1902 तक, वो ग्रांट्स भी अब मिलनी बंद हो गई थी। तो इन लोगों ने ग्रांट भी सैंक्शन करनी बंद कर दी। अब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी आई, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन तो नहीं हो पा रहा था एजुकेशन का, बट स्टिल एजुकेशन फिर भी फिलांथ्रोपिक एफर्ट्स के अंडर काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी थी इसमें। तो काफ़ी एफर्ट्स दिए थे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। फिर आती है हार्टॉग कमेटी 1929 की। अब बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस का नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, उससे होता क्या है, अब बहुत सारे स्कूल्स हो गए पर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। जितनी ज़्यादा आप स्कूल्स बनाओगे, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टीचिंग स्टाफ नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी डिटीरियोरेट होंगे। तो हार्टॉग कमेटी सेटअप की जाती है ताकि एजुकेशन के डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। इसके जो मेन रिकमेंडेशंस हैं वो क्या हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, कि आपको हैस्टी एक्सपेंशन नहीं करना है कंपलसरी एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर रिकमेंडेशंस ये थे कि एम्फेसिस जो है वो प्राइमरी एजुकेशन पर दिया जाना चाहिए। बट कोई भी अचानक से ये एक्सपेंशन करना है या प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी होना है, वो चीज़ हम नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्राइमरी एजुकेशन जस्टिफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ थी सिर्फ डिज़र्विंग स्टूडेंट्स ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टेज पर जाने चाहिए। जो स्टूडेंट्स बहुत ही एवरेज है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स को सीधा आप 8वीं क्लास के बाद वोकेशनल कोर्सेज में रीडायरेक्ट कर दो, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है कि जो लोग थोड़े से एवरेज हैं उनको आपने वोकेशनल कोर्सेज में डाल दिया और जो लोग डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्टेज में डाल दिया। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें बढ़ावा दिया गया, एकेडमिक और वोकेशनल, बहुत क्लियर डिफ्रेंसिएशन कर दिया गया। अब अगर आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है तो एडमिशन्स भी आपको रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। सभी को एडमिशन देना, सारे ही लोग आके पढ़ लें, वो चीज़ भी रोकनी पड़ेगी। इसके बाद आती है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि अक्टूबर 1937 में वर्धा में कांग्रेस ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन ऑर्गेनाइज करते हैं ये, और जाकिर हुसैन कमेटी वहाँ पर फॉर्मुलेट होती है जिसने एक डिटेल स्कीम दी होती है बेसिक एजुकेशन पर। तो जो भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं उनको फॉर्मुलेट करने की यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, जाकिर हुसैन कमेटी फॉर्मुलेट की जाती है इन रिस्पॉन्स टू द रेजोल्यूशन। अब ये स्कीम जो है वो गांधी जी के आइडियाज़ पर बेस होती है, जो कि गांधी जी के आइडियाज़ हरिजन, जो उनका वीकली जर्नल था, उसमें पब्लिश की जा रही थी। उनका वीकली था ये, उनमें सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स लिखे होते थे, गांधी जी के आइडियाज़ थे उसमें। तो गांधी जी ने ये सोचा था कि वेस्टर्न एजुकेशन ने एक गल्फ सा बना दिया है, एजुकेटेड हैं कुछ और जो बाकी के मासेस हैं उसके बीच में गल्फ क्रिएट हो गया और एजुकेटेड एलीट को भी बहुत इनफेक्टिव बना दिया है। इसलिए इस स्कीम ने कुछ प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, वो क्या थे प्रोविजंस के? बेसिक हैंडीक्राफ्ट को सिलेबस में लाना ज़रूरी है। पहले 7 साल जो हैं स्कूलिंग के वो एक इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए फ्री और कंपलसरी नेशन वाइड एजुकेशन सिस्टम के, और मदर टंग में होनी चाहिए वो चीज़। और हिंदी में पढ़ाना
ज़रूरी होना चाहिए कि आप क्लास सेकंड से लेकर के क्लास 6-7 तक आप हिंदी में पढ़ाएंगे और उसके बाद आप इंग्लिश स्टार्ट करेंगे सिर्फ क्लास 8 से ही, ठीक है, फिर इंग्लिश स्टार्ट होएगी। तो अब बहुत सारे ऐसे तरीके निकाले गए ताकि कम्युनिटी जो है उसमें जितने भी स्कूल्स हैं और उसके सर्विस के थ्रू उसमें एक कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया जाए कम्युनिटी के साथ। फिर साथ में एक सूटेबल टेक्निक भी निकाली गई जिसके थ्रू जो मेन आइडिया है, बेसिक आइडिया था एजुकेशन का, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि हर एक बच्चे को एजुकेट किया जा सके और एक सूटेबल हैंडीक्राफ्ट उनको सिखाया जा सके कि बेसिक हैंडीक्राफ्ट आए और मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क्स के थ्रू एजुकेशन पढ़ाई जाए। तो ये सारी चीज़ें इनकलकेट करने की बात हुई थी यहाँ पर, बट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं इस आइडिया से बिकॉज़ उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1939 में और फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने भी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया। इस वजह से ये पूरा जो सारे रेजोल्यूशन थे, वर्धा स्कीम थी बेसिक एजुकेशन की, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी। उसके बाद आता है सर्जन प्लान 1944 का। सर्जन प्लान ऑफ एजुकेशन जो है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा वर्कआउट किया जाता है 1944 में, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, उसने कुछ रिकमेंडेशंस पास की थी। सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि एजुकेशन लेवल अचीव करना ज़रूरी था 40 साल में। अब जो एजुकेशन लेवल इंग्लैंड में चल रहा था उसकी बराबरी करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। वो था बेसिकली सर्जन प्लान कि जैसा इंग्लैंड में है एजुकेशन सिस्टम वैसा एजुकेशन लेवल हम लोग इंडिया में लेके आएंगे। अब वो आइडिया तो बहुत अच्छा था बट उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई वे नहीं था इनके पास कि क्या तरीका है वो लेवल ऑफ एजुकेशन लाने का जो इंग्लैंड में है, वो कोई तरीका नहीं था। और ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो इनको वो ये मैच भी नहीं कर पाते क्योंकि इंडियन कंडीशंस को वो लेवल ऑफ एजुकेशन सूट भी नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ थी यहाँ पर कि सर्जन प्लान ने भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर रेकमेंड की थी कि जैसे कि आप अडल्ट लिटरेसी जो है वो अचीव करें हम लोग 20 सालों में, और प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में फ्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। फ्री यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए 6 से 11 साल के बच्चों के लिए। फिर हाई स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए 11 से 17 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, कुछ ही बच्चों को ये दी जानी चाहिए। उसके बाद होता है कि एक यूनिवर्सिटी कोर्स होना चाहिए, 3 साल की जो डिग्री मिलती है वही हायर सेकेंडरी के बाद। और उसके बाद इन लोगों ने वही जो 2 चीज़ें मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी कि हाई स्कूल्स को भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। एक तो था एकेडमिक, ठीक है, और दूसरा था टेक्निकल और वोकेशनल। तो जो बच्चे थोड़े से वेल डिज़र्विंग थे उसको एकेडमिक की तरफ भेज दिया गया, जो थोड़े से एवरेज थे उनको टेक्निकल और वोकेशनल की साइड भेज दिया गया। तो 2 तरीके से इसको डिवाइड कर दिया गया। अब एडिक्वेट टेक्निकल, कमर्शियल और आर्ट्स एजुकेशन की भी बात की गई यहाँ पर, ठीक है, कि आपको स्पोर्ट्स टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह को भी प्रमोट किया गया काफ़ी। और उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया यहाँ पर। ये आप पढ़ सकते हो, जब पूरा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो इंटरमीडिएट कोर्सेज जो भी चल रहे थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें आई थी, जैसे कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था ये, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ऑब्जेक्टिव था, ये 40 साल में करने की बात की गई थी बट, और ये लेवल ऑफ एजुकेशन इंग्लैंड की तरफ बात की थी, तो ये ऑलरेडी बहुत ही एम्बिशियस टारगेट था, बहुत ही एम्बिशियस आइडिया था। ऑल्दो वो बहुत ही बोल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी बट इनके पास अगेन कोई मेथडोलॉजी ही नहीं थी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसीलिए ये जो आइडिया था कि अराउंड फेल सा होता दिखाई दिया, और इंग्लैंड की जो अचीवमेंट्स थी वो इंडियन कंडीशंस को सूट भी नहीं कर रही थी। तो ओवरऑल ये था, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो जो भी आपको डिटेल्स यहाँ से चाहिए। उसके बाद यहाँ तक था हमारा ब्रिटिशर्स का जो भी चल रहा था। यहाँ से अब पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन का सिस्टम क्या रहता है, कैसे डेवलप होता है, ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आती है राधा कृष्णन कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे। 1948 से लेकर के 1949 तक की ये कमीशन होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि 12 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया, ठीक है, कि 12 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स स्टार्ट होना चाहिए। फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की गई कि जिसमें एग्ज़ामिनेशन को रेगुलेट करने की बात की गई, और जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए
कि एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, एक यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे होने चाहिए, वो स्ट्रेंथ की बात को रेगुलेट करने की बात की गई। और इंग्लिश को जल्दबाजी में रिमूव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग थे जिनको इंग्लिश अब आ गई थी और इंग्लिश जो है वो एक चलती हुई लैंग्वेज थी हर जगह। तो जल्दबाजी में सिर्फ हमने इंडिपेंडेंस ले लिया तो इंग्लिश को जल्दबाजी में रिमूव ना किया जाए। फिक्स्ड सेशन की बात की, यूजीसी को लाया गया ताकि एजुकेशन को मॉनिटर किया जाए और एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया। और ये भी कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रूरल यूनिवर्सिटीज़ को शांति निकेतन और जामिया मिलिया के मॉडल पर चलाने की बात की गई। फिर फेडरल लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन का मीडियम बनाया गया कि अगर फेडरल लैंग्वेज और मदर टंग जो है वो डिफरेंट है तो फेडरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जाएगी। इंडियन लैंग्वेज को भी इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया अगर फेडरल लैंग्वेज और मदर टंग दोनों ही सेम है तो। अब 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बात किए गए हायर एजुकेशन के। सबसे पहला था सेंट्रल एजुकेशन, फिर था लिबरल एजुकेशन, फिर था ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। ठीक है, सेंट्रल, लिबरल, ऑक्यूपेशन, 3 ऑब्जेक्टिव थे ये हायर एजुकेशन के, हम लोग ये लेवल ऑफ एजुकेशन अचीव करें। अब इसके साथ क्या हुआ, ये अचीव करने के लिए यूजीसी को इस्टेब्लिश किया गया 1953 में और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1956 में। फिर आता है 1964 में कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन बेसिकली बना कैसे होता है, जितने भी यूके, यूएसए, यूएसएसआर, यूनेस्को के जितने भी एक्सपर्ट होते हैं उसके द्वारा असिस्ट किया जाता है ये। और एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि जितने भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनको सूट किया जाए और अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए एजुकेशन सिस्टम। उसके लिए कोठारी कमीशन लाई गई 1964 में। फिर आता है 1968 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई 14 साल की उम्र तक, जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉर्मुलेट किया गया, एक मदर टंग, एक हिंदी और इंग्लिश, 3 लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। और 6% नेशनल इनकम एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने की यहाँ पर बात की गई। फिर इन्होंने कहा कि टीचर ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए, एजुकेशन को आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी डेवलप करना चाहिए और कि एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाए, इंडस्ट्री लेवल अचीव हो पाए, तो आपको टेक्निकल एजुकेशन भी बेसिकली आपको डेवलप करनी चाहिए। देन 1976 में एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में ही रखा गया और 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर फाइनली बन गई थी। ठीक है, तो ये था फाइनली आपका पूरा एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, इजी है, पढ़ सकते हो आप। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऐड किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस का फॉर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कभी कभी ये भी इनफैक्ट कमीशंस इंपॉर्टेंट रहती हैं, पूछी जा सकती हैं कि ये कमीशन किस पर थी, किसके बारे में थी। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsis.in। यहाँ पर आप स्पेशल कोर्सेज में जाओगे 2020 50-50 सीरीज़ में, तो यहाँ पर आपको सारी कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। इस बार CSAT के टॉपिक्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और टॉपिक लिस्ट यहाँ पर है, आप खोल के देख सकते हैं जो भी टॉपिक लिस्ट आपको चाहिए, मैप्स आया वगैरह जो भी आपको चाहिए, जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।